नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। देखो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने रणथंभौर के चौहानों को कंप्लीट कर लिया था। रणथंभौर के चौहान वंश जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। रणथंभौर के चौहान अपन ने पढ़ लिए थे। अब जो इंपॉर्टेंट है, अपन सांबर के चौहान पढ़ चुके हैं, अजमेर के पढ़ चुके हैं, रणथंभौर के चौहान पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपके जालोर के चौहान आते हैं। और आज अपन जालोर के चौहान पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, एक एक चीज़ें समझते हुए चलेंगे और आसानी से याद करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको, तो आप ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अपन चौहान पढ़ेंगे जालोर के चौहान। कहाँ के चौहान पढ़ेंगे? जालोर के चौहान। ध्यान से देखना दोस्तों, बात करते हैं जालोर के चौहान की। देखो, जालोर की बात करते हैं सबसे पहले। तो जालोर जो है आपके जाबाली ऋषि की तपोभूमि। जालोर जो है आपके जाबाली ऋषि की तपोभूमि। जालोर जो है आपके जाबाली ऋषि की तपोभूमि। ध्यान समझना, जालोर जो है आपके जाबाली ऋषि की तपोभूमि है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? जाबालीपुर। इसका नाम क्या पड़ा? जाबालीपुर। इसका नाम पड़ गया जाबालीपुर। ध्यान समझना दोस्तों, दो जालोर के उपनाम हैं। दो इसके क्या हैं? उपनाम। ध्यान समझने की कोशिश करना, दो उपनाम हैं। पहले उपनाम की बात करते हैं तो ग्रेनाइट सिटी। जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ध्यान समझना दोस्तों। और दूसरा इसका नाम है सुवर्ण नगरी। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका उपनाम है सुवर्ण नगरी। ध्यान से देखना दोस्तों, जालोर जो है जाबाली ऋषि की तपोभूमि है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जाबालीपुर। दो इसके उपनाम है महत्वपूर्ण, एक आपके ग्रेनाइट सिटी और दूसरा आपके सुवर्ण नगरी। और एक आता है आपके सुवर्ण नगरी, एक आता है आपके सुवर्ण नगरी दोस्तों। तो देखो, सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? सुवर्ण नगरी आपके जैसलमेर को कहते हैं। सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? आपके जैसलमेर को। दोस्तों, सुवर्ण नगरी जालोर और सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस जैसी एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा पूछ लेता है, सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। जालोर में चौहान वंश की स्थापना। देखो दोस्तों, जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1182 ईस्वी में। कब हुई थी? 1182 ईस्वी में। जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है कीर्तिपाल चौहान। जालोर में जिस व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना करी है उस व्यक्ति का नाम क्या है? कीर्तिपाल चौहान। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस कीर्तिपाल चौहान की बात करें तो इस कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि प्राप्त थी दोस्तों। इस कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि प्राप्त है, उस उपाधि का नाम है केतु। और केतु का मतलब होता है महान शासक या महान राजा। केतु का मतलब क्या होता है? महान शासक या महान राजा। ध्यान समझना, जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने की थी। कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि प्राप्त है, उस उपाधि का नाम क्या है? केतु। ध्यान समझना दोस्तों, केतु जो ये उपाधि है, ये उपाधि प्रदान की, ये उपाधि प्रदान की गई। तो ये उपाधि प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम था मुहनोत नैन्सी। ये उपाधि इसको प्रदान किसने की थी? मुहनोत नैन्सी ने। ध्यान समझना दोस्तों, केतु की उपाधि कीर्तिपाल चौहान को प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन है? मुहनोत नैन्सी। तो अब बात आती है कि मुहनोत नैन्सी कौन था? तो दोस्तों ध्यान समझना, जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक, जोधपुर की बात कर रहा हूं तो मारवाड़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मारवाड़ की। तो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दीवान। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दीवान। ये जो मुहनोत नैन्सी था, यह जोधपुर के शासक किसका दीवान था? जसवंत सिंह का क्या था? दीवान था। इस मुहनोत नैन्सी के बहुत ध्यान समझना, दो ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट दो ग्रंथ हैं और देखते हैं दोनों ग्रंथ। पहला मुहनोत नैनशीरी ख्यात। पहला ग्रंथ कौन सा है? मुहनोत नैनशीरी ख्यात।
इसका पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? मूणोतनयनशीरी ख्यात। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो याद भी रह जाता है एग्जाम में, मूणोतनयनशी इसके नाम के आगे लिखा हुआ है तो मूणोतनयनशी द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो दूसरा ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका जो दूसरा ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है मारवाड़ा प्रगनारी विगत। जो इसका दूसरा ग्रंथ है उस दूसरे ग्रंथ का नाम क्या है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो कौन है आपके? मूणोतनयनशी। बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गजेटियर आपके किसको कहते हैं? मारवाड़ा प्रगनारी विगत को। राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ा प्रगनारी विगत को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। इस मूणोतनयनशी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। इस मूणोतनयनशी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। देखो दोस्तों, भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राजपुताने का क्या कहा जाता है? अबुल फजल। ध्यान समझना दोस्तों, सर्वप्रथम कहा इस व्यक्ति को सर्वप्रथम राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था? तो इसको सर्वप्रथम राजपुताने का अबुल फजल कहने वाले व्यक्ति का नाम था मुंशी देवी प्रसाद। इसको सर्वप्रथम राजपुताने का अबुल फजल किस व्यक्ति द्वारा कहा गया है? मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। दोस्तों ध्यान समझना, इस मुंशी देवी प्रसाद का संबंध कहां से है? तो इस मुंशी देवी प्रसाद का संबंध है आपके जयपुर से। दोस्तों इस मुंशी देवी प्रसाद का संबंध कहां से? आपके जयपुर से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो जालोर है किससे बना है? जाल प्लस और। ध्यान समझना, ये जालोर जो बना है किससे बना है? जाल प्लस और। जाल का मतलब होता है वृक्ष और का मतलब होता है सीमा। ध्यान समझना, ये जो जालोर है वो चारों तरफ वृक्ष की सीमाओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? जालोर। देखो हर जो जगह है जिनके नाम रखे गए हैं स्पेसिफिक रीजन होता है, हो सकता है अपने को पता नहीं हो, लेकिन हर जगह का एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। तो इसका भी ये चारों ओर वृक्षों से क्या है? घिरा हुआ है, इसलिए, या इस जो जगह है इसके चारों ओर क्या है? वृक्ष, इसलिए इसका नाम क्या है? जालोर है। मतलब चारों ओर वृक्ष की सीमाओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जालोर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जालोर के चौहानों में एक प्रतापी शासक हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, जालोर के चौहानों में एक प्रतापी शासक हुआ। ध्यान समझना, इस प्रतापी शासक का नाम है कानड़देव चौहान। ध्यान समझना दोस्तों, कानड़देव चौहान इसका प्रतापी शासक है। देखो कानड़देव चौहान का कार्यकाल जो रहता है आपके रहता है 1305 से लेके 1311 ईस्वी। प्रतापी शासक है कानड़देव चौहान, इसका जो कार्यकाल है 1305 से लेके 1311 ईस्वी तक। ध्यान से देखना दोस्तों, कानड़देव चौहान की जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। और ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो रचनाकार है वेरी मोस्ट है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लगभग एग्जामों में कानड़देव प्रबंध का क्वेश्चन आता ही आता है। या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कानड़देव प्रबंध के रचनाकार कौन है, तो कानड़देव प्रबंध के रचनाकार अपन अभी देखेंगे कौन है? पद्मनाभ। आपको पहले भी इसका जिक्र किया था मैंने। इसके रचनाकार की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन है? पद्मनाभ। पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूं और अब फिर जिक्र कर रहा हूं। या तो इसको डायरेक्ट पूछ सकता है कि कानड़देव प्रबंध के रचनाकार कौन है, तो पद्मनाभ, या फिर वो 4 ग्रंथ देगा, 4 वहां उसके रचनाकार देगा, वो मिलान का क्वेश्चन दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ज्यादातर एग्जाम में अब दे रहा है, तो डायरेक्ट पूछ सकता है, उनको मिलान करके पूछ सकता है कि भाई वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण, मूणोतनयनशी का दे दिया एक, मारवाड़ा प्रगनारी विगत तो मूणोतनयनशी, एक दे दिया कानड़देव प्रबंध, तो रचनाकार कौन? पद्मनाभ। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक बार इसको रिपीट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन कहां के चौहान पढ़ रहे हैं? जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों की बात करते हैं तो पहले जालोर की बात कर लेते हैं। जालोर जो है जाबाली ऋषि थे, उनकी क्या है? तपोभूमि।
एक ऋषि हैं जाबाली ऋषि, उनकी क्या है ये तपोभूमि है, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, जाबालीपुर। इसका नाम क्या पड़ा, जाबालीपुर। इसी जालोर के दो उपनाम हैं, अन्य नाम है, और दो अन्य नाम में पहला नाम है इसका ग्रेनाइट सिटी। पहला नाम क्या है, ग्रेनाइट सिटी। दूसरा नाम क्या है, सुवर्ण नगरी। दूसरा नाम क्या है, सुवर्ण नगरी। देखो सुवर्ण नगरी कहते हैं आपके जालोर को, और स्वर्ण नगरी कहते हैं आपके जैसलमेर को। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1182 ईस्वी में। कई बुक्स में 1181 भी लिखा हुआ है, आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं, 1182 बिल्कुल सही है। 1182 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कहां पे होती है, जालोर में होती है। और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कीर्तिपाल चौहान। आगे देखते हैं दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान को एक क्या है, उपाधि प्राप्त है। उपाधि कौन सी है, कीतु की। कौन सी उपाधि प्राप्त है, कीतु की। कीतु का मतलब होता है एक महान राजा या एक महान शासक। इसको यह उपाधि प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे, मुणोत नैन्सी। भाई मुणोत नैन्सी ने कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि प्रदान की, उस उपाधि का नाम है कीतु। अब बात सामने आती है कि ये मुणोत नैन्सी कौन था। तो मुणोत नैन्सी के बारे में आपको बता दूं, यह मारवाड़ या जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का क्या था, दीवान था। ये एग्जाम में आ चुका है कि मुणोत नैन्सी किसका दरबारी विद्वान था। तो आपको ध्यान होना चाहिए किसका दरबारी था ये, जसवंत सिंह का। किसका दरबारी था, जसवंत सिंह का। इसके अलावा मुणोत नैन्सी के दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। पहला ग्रंथ की बात करते हैं तो मुणोत नैन्सी ख्यात, और दूसरे ग्रंथ की जब बात करते हैं तो इसका दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ा प्रगनारी विगत। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया इस मुणोत नैन्सी को राजपुताने का क्या कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है। मुणोत नैन्सी को क्या कहते हैं, राजपुताने का क्या कहते हैं दोस्तों, अबुल फजल कहते हैं। और इस मुणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति कौन था, मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने सबसे पहले मुणोत नैन्सी को राजपुताने या राजस्थान का क्या कहा है, अबुल फजल कहा है। तो मुंशी देवी प्रसाद का संबंध कहां से है, आपके जयपुर से। फिर मैंने बताया आपको दोस्तों, जो जालोर है जाल प्लस और मतलब वृक्ष की सीमाओं से चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, जालोर। और फिर आपके सामने बात रखी कि जालोर में एक प्रतापी शासक हुआ है, उस प्रतापी शासक का नाम क्या है, कानड़देव चौहान दोस्तों। और कानड़देव चौहान का कार्यकाल देखते हैं तो 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक दोस्तों। और कानड़देव चौहान की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बार बार मैंने बताया है, बार बार अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। तो कानड़देव चौहान की जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है उस ग्रंथ का नाम है कानड़देव प्रबंध, और इसके रचनाकार जो हैं पद्मनाभ है दोस्तों। एक बार आप इसका सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आए। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आपके शासक जो हैं जालोर में कौन बन गए हैं, कानड़देव चौहान। ध्यान से मिलना, एक जगह पड़ती है आपके जालोर, जो भी अपना देख रहे हैं यहाँ के शासक हैं आपके कानड़देव चौहान। ध्यान से समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के शासक कौन हैं, कानड़देव चौहान। देखो दोस्तों, ये आपके शासक रहते हैं 1305 से लेके 1311 ईस्वी। ये आपके शासक रहेंगे 1305 से लेके 1311 ईस्वी। मैंने आपको बताया, पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस टाइम पे दिल्ली के अंदर शासक कौन है आपके, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में शासक कौन रहेंगे इस टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी। जब अपन ने हमीरदेव चौहान पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा भी था कि अलाउद्दीन खिलजी शासक रहता है 1316 तक, 12 से लेकर 1316 तक। तो कानड़देव चौहान जो जालोर के शासक हैं, इनके समकालीन दिल्ली के जो सुल्तान हैं, दिल्ली के जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, एक के 12 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ध्यान से देखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नीति अपनाता है, एक नीति अपनाता है। उस नीति को कहते हैं साम्राज्यवादी नीति। एक नीति अपनाता है और उस नीति को क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी नीति। मतलब यह अपने साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आपके इधर कौन बना है, जालोर के अंदर शासक बना है कानड़देव चौहान, इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ध्यान समझना। इस अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में समझाने भेजा। इसने 1305 ईस्वी में समझाने भेजा था एक सेनापति। ध्यान समझना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव चौहान को समझाने के लिए 1305 ईस्वी में एक सेनापति भेजा। और वह सेनापति कौन था, उसका नाम देखते हैं, ध्यान से देखना। एन उलक
मुलक मुल्तानी। उस सेनापति का नाम क्या था? एन उलक मुलक मुल्तानी। इस सेनापति को समझाने भेजता है किसको साहब? कानरदेव चौहान को। कानरदेव चौहान को समझाने के लिए भेजता है, मतलब तात्पर्य यह है कि अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजता है अलाउद्दीन खिलजी किसको? एन उलक मुलक मुल्तानी को। ध्यान समझना, एन उलक मुलक मुल्तानी भेंट करता है किससे? कानरदेव चौहान से। और कानरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या हो गया दोस्तों? तैयार हो गया। कानरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन कानरदेव चौहान ने एक शर्त रखी थी दोस्तों। कानरदेव चौहान ने एक क्या रखी थी? शर्त रखी थी। और वो शर्त अपन देखते हैं। देखो शर्त क्या थी? मैं स्वयं मतलब कानरदेव चौहान, मैं स्वयं एके के दरबार में, मैं स्वयं एके के दरबार में, ध्यान समझना दोस्तों, उपस्थित नहीं होऊंगा। मैं स्वयं एके के दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। बहुत बड़ी बात है। देखो दोस्तों, यह शर्त रख रहा है, कंडीशन डाल रहा है कि मैं अधीनता तो स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं किसके दरबार में नहीं आऊंगा? दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। तो मुल्तानी कहता है साहब ऐसे तो काम है नहीं चलेगा, ऐसे तो काम है नहीं चलेगा। आप दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर रहे हो, आप उनके अधीन हो, आपको आना ही आना पड़ेगा। दोस्तों क्या कहता है ये? आपको आना ही आना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर दरबार में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो कानरदेव चौहान कहता है देखो बात ऐसी है, वो तो हर दूसरे दिन मीटिंग रखेगा, वो तो दिल्ली में हर दूसरे दिन मीटिंग रखेगा, तो मैं यहाँ काम छोड़ के दिल्ली थोड़ी भागूंगा, मैं तो नहीं आ सकता साहब। कानरदेव चौहान साफ मना कर देता है कि मैं तो यहाँ पे दरबार में उपस्थित है नहीं हो सकता। तो मुल्तानी कहता है फिर किस बात की आपने समझौता किया है, किस बात की अधीनता स्वीकार की? जब आप आ ही नहीं सकते, तो जब आप आएंगे नहीं तो आपकी अधीनता स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो काफी इनके बीच में बहस चली और उस बहस के अंदर एक बात निकल के आई और एक समाधान निकाला इन लोगों ने। और वो समाधान क्या था दोस्तों? देखना ध्यान से। देखो कानरदेव चौहान ने अपने पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पुत्र वीरमदेव को एके के दरबार में नियुक्त किया, एके के दरबार में नियुक्त किया। भाई कानरदेव चौहान ने अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया। अरे कहने का मतलब अपने पुत्र को कह दिया बेटा आईएएस की पढ़ाई कहां से? अब दिल्ली से। आईएएस की पढ़ाई कहां से करनी है? अब तेरे को दिल्ली से करनी है। तो वीरमदेव को कह दिया भाई तू तेरी पढ़ाई लिखाई वहां से कर लेना, और जब तेरे को अलाउद्दीन खिलजी दरबार में बुलाए तब उस टाइम पे तू जाके उपस्थित हो जाना। तो देखो दोस्तों, इसने अपने पुत्र को नियुक्त किया है, तो मुल्तानी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई भाई, मुल्तानी को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इससे कानरदेव चौहान ने किसी अन्य व्यक्ति को तो नियुक्त किया नहीं है, अपने पुत्र को नियुक्त किया है। तो इसका पुत्र क्या कर लेगा? वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा, जब भी बुलाएगा दरबार में उपस्थित हो जाएगा। और यहीं से कर्मकांड स्टार्ट होते हैं दोस्तों, यहीं से क्या होते हैं? कर्मकांड स्टार्ट होते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी चलेगी और उसके ऊपर फोकस अपने करते हैं। देखो ध्यान से, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी दोस्तों, इसकी पुत्री का नाम है फिरोजा बानो। इसकी पुत्री का नाम क्या है दोस्तों? फिरोजा बानो। ध्यान से समझना। देखो फिरोजा बानो जो है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। अब देखो फिरोजा बानो है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है, मतलब भारत के सुल्तान की पुत्री है साहब। और भारत के सुल्तान की पुत्री है, इन्हीं के दरबार में कौन रह रहा है? वीरमदेव रह रहा है। तो वीरमदेव के जो कक्ष है वहां पे ये डायरेक्ट जा सकती है साहब। तो ये डेली सेवा पानी करने लग गई किसकी? वीरमदेव की। कभी रात को 10 बजे जाए, कभी रात को 11 बजे जाए, कभी चाय लेके जाए इसके लिए, कभी कॉफी लेके जाए। पूरी सेवा पानी हो रही थी किसकी? वीरमदेव की। वीरमदेव के लिए अलग अलग व्यंजन बना के लेके जाए खाने पीने के लिए, आराम से पूरी मौज हो रखी है किसके? वीरमदेव के लिए। अब वीरमदेव के मौज तो हो रखी है, लेकिन फिरोजा बानो डेली जाती, कभी सुबह 6 बजे चाय, 5 बजे कॉफी। तो इसकी पूरी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा था किसके द्वारा? फिरोजा बानो द्वारा। ऐसा कर्मकांड चलता रहा साहब, चलता रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
यहाँ तक ये हालांकि परेशान हो चुका था वीरमदेव, लेकिन ऐसा चलता रहा, बहुत दिनों तक चला, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दिन रात को 11:30 बजे जाती है साहब, कौन? फिरोजा बानो। और फिरोजा बानो आज ना तो साहब लेके गई थी क्या चाय, और ना लेके गई थी कॉफी साहब, आज तो डायरेक्ट रेड रोज ही लेके गई थी साहब। क्या लेके गई थी? रेड रोज ही लेके गई थी। और अब क्या करती है फिरोजा बानो, क्या करती है? प्रपोज कर देती है किसको? वीरमदेव को, कि मैं आपसे क्या करना चाहती हूं? निकाह करना चाहती हूं। तो बात समझ में क्या आ रही है कि फिरोजा बानो क्या करने लगी थी? वीरमदेव से प्रेम करने लगी थी। फिरोजा बानो क्या करने लगी थी? वीरमदेव से प्रेम करने लगी थी। और जाके इसको क्या बोलती है कि मैं आपसे क्या करना चाहती हूं? निकाह करना चाहती हूं। अब देखो दोस्तों क्या होता है, जब यह इसको प्रपोज करती है, निकाह के लिए आमंत्रित करती है, तो और वीरमदेव ने साफ मना कर दिया कि मैं तेरे से निकाह विवाह नहीं कर सकता, मैं तो तेरे से विवाह बिल्कुल ही नहीं करूंगा साहब। अब फिरोजा बानो रोने लग गई साहब, आदत तो है ही। अब रोते रोते साहब किसके पास पहुंची? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है। रोते रोते किसके पास पहुंचती है? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है। रोती रहती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को बोलती है, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि बेटा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, क्यों रो रही है? तो ये जोर से रोए जा रही है साहब। तो अलाउद्दीन खिलजी कहा, बेटा बता तो सही क्या बात हुई, ये रोए जा रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बेटा तू पहले रो ले, उसके बाद में बता देना। भाई आप बच्चों को अपन बच्चों को देखते हैं, बच्चा रो रहा है, अपन उसको पूछते तो वो ज़्यादा रोता है, और आप उसको छोड़ दो कि रो, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। तो जैसे ही इसके पिता ने बोला कि तू रो ले फिर बता देना, तो फिरोजा चुप हो गई। अब फिरोजा से पूछा कि भाई बेटा क्या हुआ? तो फिरोजा बोलती है कि मैं वीरमदेव से क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ, और मैं उससे क्या करना चाहती हूँ? निकाह करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बेटा इतनी सी बात के लिए रोने की कहाँ जरूरत आ गई? अरे इतनी सी बात जो है उसके लिए रोने की आवश्यकता कहाँ पे है? तेरा निकाह तो मैं आसानी से करवा दूंगा वीरमदेव से, क्या दिक्कत है? आराम से विवाह हो जाएगा, वो तो अपना गुलाम है एक तरीके से, भाई अपना अधीन है, तो उससे विवाह करवा देंगे। तू भारत के सुल्तान की पुत्री है, तेरे को घबराने की कहाँ आवश्यकता है? तो रात को ये 11 साढ़े 11 बजे का मैटर था। इसी टाइम पे वीरमदेव को बुला लिया साहब, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वीरमदेव के पास सेनापति को भेजता है, संदेश पहुंचाता है। तो वीरमदेव को पहुंचाता क्या संदेश है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आपको यहाँ बुलाया है। तो वीरमदेव समझ गया था पूरा कर्मकांड क्या होने वाला है। तो वीरमदेव सीधा कहाँ पे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के पास जैसे जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है किससे? वीरमदेव से, कि हे वीरमदेव तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? तो वीरमदेव बोलता है हाँ मैं जानता हूँ आपको बाकायदा, आप क्या हैं? भारत के सुल्तान है। बोला इसको जानता है? कौन है ये? बोले इसको भी जानता हूँ साहब, ये आपकी पुत्री है, भारत की राजकुमारी है साहब। तो क्या भारत की राजकुमारी से विवाह के लिए तेरे को क्या कर रहा हूँ मैं? आमंत्रित कर रहा हूँ। भारत की राजकुमारी से विवाह करने में तेरे को क्या तकलीफ है? भाई तू इससे विवाह करेगा, किससे? फिरोजा बानो से, तो तेरे तो मजे ही है भाई, तू अधीन है, तेरे जालोर का स्वतंत्र शासक बन जाएगा, भारत में भी राज कर सकता है तू, ठीक है? तो तेरे तो मजे ही मजे हैं, तो तू क्या कर, इससे विवाह कर ले, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। इतना कहने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी इससे बोलता है किससे? वीरमदेव से बोलता है कि देख पुत्र कोई बात नहीं है, क्या ये तेरे से निकाह करना चाहती है, आराम से पूरी रात पढ़िए, पूरी रात में आराम से तू क्या कर ले, सोच ले, पूरी रात में क्या कर ले, सोच ले कि तेरे को इससे निकाह करना है क्या नहीं है। तो जैसे ही ऐसी बात बोलता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वीरमदेव बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि यार अलाउद्दीन खिलजी इतने स्टाइल वाला अलग किस्म का इंसान है, और वो अपने को ऐसे कह रहा है कि तू सोच ले। इतना सोच ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बोला तू सोच तो ले भाई, तू पूरी रात सोच तो लेना कि इससे तुझे निकाह करना है क्या नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना एक बात है, सुबह जो जवाब है ना वो पॉजिटिव आना चाहिए, शादी तो तेरे को करनी है साहब, बाकी तू सोच भले लेना रात को के, निकाह तो तेरे को करना ही है। तो अब टेंशन किसकी हो गई साहब? वीरमदेव की। 12 साढ़े 12 बजे की बात, रात को नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो सुबह की ट्रेन पकड़ ली साहब। सुबह ही निकल लिया, कहाँ से? दिल्ली से निकल लिया, और चला गया साहब यहाँ से, या भाग गया कहाँ पे? जालोर। यहाँ से भाग गया कहाँ पे? जालोर आ गया साहब, यहाँ से भाग के कहाँ पे आ गया? जालोर आ गया। तो एक बार इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ, फिर आगे कहानी को बढ़ाएंगे अपन। देखो, जालोर के शासक है कानड़देव चौहान, 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक। दिल्ली के शासक है अलाउद्दीन खिलजी, साम्राज्यवादी नीति अपनाता है, 1296 से लेकर 1316 तक राजा रहता है। जैसे ही आपके कानड़देव चौहान शासक बनते हैं, कानड़देव को चौहान को समझाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में एक सेनापति भेजा था। उस सेनापति का नाम है एन उलक मुलक मुल्तानी।
ये इसको समझाता है। समझाने के बाद में इसने शर्त रखी थी कि मैं स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा, और इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उस अधीनता, उस शर्त के दौरान इसने अपने पुत्र विरमदेव को किसके दरबार में नियुक्त कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा बानो, वह प्रेम करने लगी थी किससे? विरमदेव से। समस्या आपके सामने अभी आपको बताई, क्या समस्या हुई? उस वजह से विरमदेव यहां से भाग गया था, और कहां पे आ गया था? अपने पिता के पास आ गया था, जालोर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो हुआ क्या, आगे स्टोरी में क्या सीन आता है। अब देखो फिरोजा सुबह सुबह निकलती है साहब, सुबह डेली 6 बजे चाय पिलाती थी किसको? विरमदेव को। आज तो कितनी बजे गई? इसको चाय कॉफी लेके 5 बजे चली गई साहब, कॉफी। अब कॉफी किसको दे साहब? विरमदेव तो वहां था ही नहीं, ढूंढती रही, नहीं मिला साहब। नहीं मिला तो ये वापस आती है, रोने लगी, वही रोने का सीन इसका अपने पिता के पास आती है। तो इसका पिता कहता है, बेटा अब क्या हुआ भाई, अब क्या हो गया, ऐसा क्यों रो रही है? बोला भाग गया क्या? क्या हो गया? भाग गया क्या? वो तो चला गया क्या? कहाँ पे चला गया? बोला जालोर चला गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हो गया साहब। अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? दिमाग खराब हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बोला कोई बात नहीं, भाग गया तो सेनापतियों को बुलाओ और क्या जालोर पे आक्रमण करने का क्या दो, आदेश दो, और क्या जाकर आदेश दो। और आदेश भी क्या कि विरमदेव की मुंडी काट के ले आओ, विरमदेव की गर्दन काट के ले आओ। तो फिरोजा कहती है, बोला आप रहने दोगे? आपके बस की बात नहीं है, मुंडी का क्या अचार डालूंगी क्या? मुंडी नहीं चाहिए क्या? आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं है क्या? एक राउंड में ही काट के आती हूं, एक राउंड में ही चली जाती हूं, एक बार जालोर खुद में ही जाती हूं साहब। तो ऐसा बताते हैं कि फिरोजा स्वयं आई थी साहब, कहां पे? जालोर। फिरोजा स्वयं तुरंत पकड़ती है फ्लाइट, और फ्लाइट से डायरेक्ट कहां पे लैंड करती है? कहां पे? आपके जालोर में। और जालोर आती है, फ्लाइट का मतलब वैसे मत समझना आप लोग कि फ्लाइट उड़ रही है ऐसा कुछ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, ये यहाँ पे पहुँच गई, जालोर आती है। देखो जालोर के अंदर ये भारतीय राजकुमारी है वैसे भी, और जालोर के अंदर इसकी वही आओ भगत सादर सत्कार किया गया जो एक अतिथि का किया जाता है साहब। कानड़देव चौहान ने वही सादर सत्कार किया किसका? फिरोजा बानो को। और फिरोजा बानो को दरबार में उपस्थित किया गया, और फिरोजा बानो की समस्या सुनी गई। और फिरोजा बानो की जब समस्या सुनी गई तो फिरोजा बानो ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पुत्र विरमदेव से क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ, और मैं आपके पुत्र से क्या करना चाहती हूँ? निकाह करना चाहती हूँ। तो कानड़देव चौहान बोलता है, बोले इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप प्रेम करती हो और निकाह करना चाहती हो किसी विरमदेव से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं राजा हूं, और राजा का यह भी कर्तव्य है कि सामने वाला भी आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता, और वो आपसे निकाह करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, एक बार उसकी भी राय ले ली जाए। तो विरमदेव को दरबार में उपस्थित किया गया साहब, और विरमदेव से पूछा गया कि क्या आप इनसे निकाह करना चाहते हो? तो विरमदेव बोलता है, देखो साहब, मैं इससे कोई निकाह नहीं करने वाला, मैं अपने धर्म से हटकर निकाह नहीं करूँगा साहब, विवाह नहीं करूंगा। इसने क्या कर दिया साहब? पे मना कर दिया साहब। किसने? विरमदेव ने। जब विरमदेव मना कर देता है तो कानड़देव चौहान इसको समझाता है किसको? फिरोजा को, कि देख बेटी, वैसे भी लव मैरिज में कुछ नहीं रखा है, वैसे भी किसमें? लव मैरिज में कुछ नहीं रखा है, और तेरा लव मैरिज तो थोड़ा अलग एक तरफा ये सिस्टम, तो इसमें तो कुछ रखा नहीं है। अपने को क्या करनी चाहिए? अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो जैसे ही अरेंज मैरिज का नाम लिया किसने? कानड़देव चौहान ने। फिरोजा बोलती है, बोला महाराज मैं तो अरेंज मैरिज ही करने आई हूँ, मेरे पिताजी तो तैयार हैं, मेरे पिताजी तो क्या है? तैयार है, आप भी क्या कर दो? हाँ कर दो, अरेंज मैरिज। ये कौन सी लव मैरिज है? ये कोई प्रेम विवाह नहीं है, ये कौन सा है? आपके जो पारिवारिक विवाह है वही होने जा रहा है, तो आप क्या कर दीजिए? हाँ कर दीजिए। तो कानड़देव चौहान ने इसको पूरी कोशिश की समझाने की, किसको? फिरोजा बानो की, कि ये सही नहीं है। और जब इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिरोजा बानो नहीं मानती है। और फिरोजा बानो साहब कहाँ पे आ गई? अब फिरोजा बानो पहुँच जाती है कहाँ पे? आपके वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी के पास कहाँ पे पहुँचती है? दिल्ली पहुँच जाती है। अब जब दिल्ली पहुँचती है तो उसके बाद में क्या सीन रहता है वो अपन एक बार देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके फिरोजा बानो है, ध्यान समझना, फिरोजा बानो अपने पिता के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? अपने पिता के पास जाती है। और इसके पिता का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। किसके पास जाएगी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। ध्यान से समझना दोस्तों। अब ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? आक्रमण की क्या करेगा? तैयारी करेगा, क्योंकि अब बातों से काम नहीं चला तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा? आक्रमण करना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान समझना, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो
राजस्थान का मैप वगैरह जानते हो आप, तो थोड़ा सा सीधा समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ आपके पड़ता है जैसलमेर, यहाँ पे आपके क्या पड़ता है जैसलमेर, यहाँ पे पड़ता है बाड़मेर, यहाँ पे पड़ता है जालौर, यहाँ पड़ता है आपके दिल्ली, यहाँ पे पड़ता है आपके दिल्ली, इस साइड में दिल्ली पड़ेगा। तो देखो आक्रमण करना है किसके ऊपर, जालौर के ऊपर करना है। आक्रमण कौन से दुर्ग के ऊपर करना है, जालौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करना है। लेकिन आप जालौर को डायरेक्ट ऐसे आके नहीं जीत सकते, किसी और साइड से आना पड़ेगा आपको। और जालौर के ऊपर आक्रमण अगर आप डायरेक्ट करते हो तो इधर एक दुर्ग पड़ता है बाड़मेर के अंदर, उस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग बाड़मेर। कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर। ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो सिवाना दुर्ग है इसकी अपन बात भी करेंगे, आगे चर्चा भी करेंगे थोड़ी बहुत। ये सिवाना दुर्ग जो है, ये जो दुर्ग है, ये जालौर दुर्ग की क्या है, कुंजी है दोस्तों। ये क्या है, जालौर दुर्ग की क्या है, कुंजी है। और मारवाड़ के राजाओं की क्या है, ये शरण स्थली है। मारवाड़ के राजाओं की क्या है, ये शरण स्थली है और जालौर दुर्ग की कुंजी है। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आ रही है कि जब तक आप किसको, यहां सिवाना बाड़मेर को नहीं जीतोगे तब तक आप जालौर पे क्या नहीं कर सकते, आक्रमण नहीं कर सकते। तब तक आप जालौर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, जालौर को जीत नहीं सकते। और जब तक जालौर को जीतना है तो आपको किसको जीतना पड़ेगा दोस्तों, सिवाना दुर्ग बाड़मेर को जीतना पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जो अभियान करता है 1308 ईस्वी में अभियान करेगा, कहां पे आपके दोस्तों, सिवाना दुर्ग बाड़मेर के ऊपर। किसके ऊपर करेगा, सिवाना दुर्ग के ऊपर करेगा। और फिर इसके बाद में अभियान करेगा 1311 में, कहां पे करेगा दोस्तों, जालौर में। ध्यान समझना, पहला अभियान सिवाना दुर्ग बाड़मेर करता है, दूसरा 1311 में आपके कहां पे करेगा, जालौर करेगा। दोनों ही अभियान किसके नेतृत्व में किए जाते हैं, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। देखो ये अभियान करने के लिए कोई कमाल का आदमी चाहिए, कमाल का आदमी एक ही है, कमालुद्दीन गुर्ग है। तो कमालुद्दीन गुर्ग को नेतृत्व में ये अभियान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन दोनों ये अभियान देखेंगे, 1308 सिवाना दुर्ग अभियान और 1311 जालौर अभियान। एक बार में जो आज पढ़ाया है उसको एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने आज जालौर के चौहान स्टार्ट किए हैं। जालौर के चौहान की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने जालौर के बारे में बताया कि यह जाबाली ऋषि की क्या थी, तपोभूमि, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जाबालीपुर। दो जालौर के उपनाम बताए, अन्य नाम बताए, पहला ग्रेनाइट सिटी और दूसरा आपके सुवर्ण नगरी। इसके बाद मैंने बताया कि सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, और सुवर्ण नगरी जालौर को। फिर आपको बताया जालौर में चौहान वंश की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1182 ईस्वी में। किस व्यक्ति द्वारा की गई, कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान को एक क्या प्राप्त है, उपाधि। उपाधि कौन सी है, कीतु की। कीतु का मतलब क्या होता है, महान शासक। फिर मैंने आपको बताया कि यह कीतु की जो उपाधि प्रदान की, यह किस व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई, तो यह उपाधि जो प्रदान की गई थी, यह मोनोत नैन्सी द्वारा प्रदान की गई थी। मोनोत नैन्सी एग्जाम पूछा गया है किसका दरबारी विद्वान था, तो यह है जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का क्या था, दीवान था, दरबारी था। इसके दो ग्रंथ हैं जो आपको बताया मैंने। पहला ग्रंथ है आपके मोनोत नैन्सी ख्यात, दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ प्रगनारी विगत। और मैंने बताया मारवाड़ प्रगनारी विगत को क्या कहते हैं, राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। फिर आपको बताया मोहनोत नैन्सी को राजपुताने का क्या कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है। और सबसे पहले मोहनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहने वाला व्यक्ति कौन था, आपके मुंशी देवी प्रसाद था, जिसका संबंध आपके कहां से है, जयपुर से है। फिर मैंने बताया जालौर जो है जाल प्लस और, मतलब जालौर वृक्ष की सीमाओं से, जाल मतलब वृक्ष और मतलब सीमा, जाल प्लस और मतलब वृक्ष की सीमाओं से गिरा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जालौर। फिर मैंने आपको बताया था कि जालौर में एक चौहान वंश का प्रतापी शासक हुआ, उस प्रतापी शासक का नाम है कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान का जो कार्यकाल बताया था मैंने आपको 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक है। और इसकी जो जानकारी मिलती है, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, जानकारी मिलती है एक ग्रंथ से मिलती है। उस ग्रंथ का नाम है कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध। इसके रचनाकार है पद्मनाभ। फिर मैंने आपको बताया, एक डायग्राम बनाया कि जालौर में आपके कौन थे, कानड़देव चौहान 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक। दिल्ली में कौन है, 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नीति अपनाता है, साम्राज्यवादी नीति। उस नीति के तहत 1305 ईस्वी में यह अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव चौहान को समझाने के लिए एक सेनापति भेजता है 1305 में। उस सेनापति का नाम था एन उलक मुलक मुल्तानी। एन उलक मुलक मुल्तानी। यह समझाने जाता है, कानड़देव चौहान समझ भी जाता है, अधीनता स्वीकार भी करता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि मैं स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। और अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या कर देता है, उपस्थित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम फिरोजा बानो था, जो प्रेम करने लगी थी किससे,
आपके विरमदेव से, और विरमदेव से जब प्रेम करने लगती है, इससे निकाह करने की बातें चलती है। स्टोरी मैंने आपको बताई है। तो ये भाग के कहाँ पे आ गया था, जालौर आ गया था। फिरोजा यहाँ पे आती है, आगे का प्रोग्रामिंग होता है, लेकिन कुछ समाधान नहीं निकलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, अब 2 अभियान करेगा, 1308 में सिवाना अभियान और 1311 में जालौर अभियान, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों आपके मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, आपके अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं और मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चैनल को जो पिन है उसको भी सब टॉप पे रखिए आप, ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।